प्रकाश मेरे सहयोगी स्टेज पर आ जाएं और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू जयप्रकाश। तो देखिए, खास ये चर्चा चल रही है और जनप्रतिनिधियों से आपने चर्चा सुन ली, लेकिन आप प्रशासन के अधिकारियों से आप सुनिएगा, क्योंकि जो योजनाएं आती हैं उनको इंप्लीमेंट करना तो इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, इन्हीं के कंधों पर होती है। दो खास बड़े मेहमान हमारे साथ हैं। अरुण कुमार सिंह हैं, एसपी हैं कानून व्यवस्था, एक मुख्य एजेंडा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि अपराध उनकी डायरी में जीरो टॉलरेंस है। जी, अपराध पर उनकी जो पॉलिसी है वो जीरो टॉलरेंस की है और अपराधी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बुलडोजर चलेगा, ऑपरेशन लंगड़ा चलेगा, मिट्टी में माफिया मिला दिए जाएंगे। वो हर बार हर जगह मंच से ये कहते हैं। उस पर हम बात करेंगे चित्रकूट की, क्योंकि ये देखिए पर्यटन नगरी है, यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं से घटनाएं कहीं बढ़ तो नहीं रही हैं? क्या श्रद्धालु खुश होकर जाते हैं? एक अच्छा मैसेज जाता है, नहीं जाता है? और डीपी पाल सिंह सीडीओ है, मुख्य विकास अधिकारी, क्योंकि सारी योजनाओं को इंप्लीमेंट करना, धरातल पर उतारना इन्हीं खास दोनों मेहमानों का है। तो डीपी पाल साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे, क्योंकि चित्रकूट धाम एक बड़ी जिम्मेदारी आप लेकर बैठे हैं, क्योंकि ये धार्मिक स्थल, मुख्यमंत्री तो एक खुद साधु हैं, संत हैं, और उनका एजेंडा धार्मिक स्थलियों पर खासकर फोकस है, चाहे वाराणसी हो, अयोध्या हो, प्रयागराज हो। चित्रकूट धाम में अब तक कितना काम किया और आगे अभी क्या रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया है विकास के कामों को लेकर? देखिए, धर्म की नगरी है तो धर्म से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राम वन गमन पथ बन रहा है, जो अयोध्या से सीधे आपको चित्रकूट तक जोड़ेगा, और चित्रकूट से ही नहीं फिर आगे इसको एमपी तक ले जाने का है। तो एक बढ़िया कनेक्टिविटी बन जाएगी, जिससे जन्मभूमि से लेकर चल करके लोग और यहाँ इनके कर्मभूमि तक पहुँचते हैं। ये दूसरा, जो आपका कामदगिरी महान पर्वत है, इसकी लोग परिक्रमा करते हैं। उस परिक्रमा पथ पर चलने के लिए अभी आप देखें, पहले उबड़ खाबड़ रास्ते थे, अब उसको टाइलीकरण किया जा रहा है। दूसरा, जब हम लोग रास्ते में चलते हैं तो चाहे अंधेरा हो, चाहे दिन हो या रात हो, अब उसमें प्रकाश की व्यवस्था 24 आवर की जा रही है, जिससे लोग रात में भी चलेंगे तो कोई उनको समस्या नहीं होगी। तीसरा, आप देखेंगे मंदाकिनी नदी पवित्र नदी है, उसके जल में स्नान करने लायक बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी साफ सफाई का अभियान जल्दी शुरू होने वाला है उसमें। तो इस तरह से पर्यटन विभाग के माध्यम से, पर्यटन विभाग हमारा जो है, आप चाहे लालापुर का वाल्मीकि आश्रम देखिए, वहाँ पर म्यूजियम बन रहा भगवान का, और सबरी जलप्रपात जो है वहाँ पर हम लोग ऐसा स्थान बना रहे हैं ताकि वहाँ जा करके लोग बाकायदे बैठ सकें और बैठने के बाद उसका भ्रमण कर सकें और अपने धार्मिक यात्रा का आनंद ले सकें। डीपी पाल जी, आजकल ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा बात होती है, आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि विकास कार्य में पारदर्शिता बनी रहे? पारदर्शिता, देखिए, विकास कार्य का एक मानक है। कोई भी काम जब हम टेकअप करते हैं तो सबसे पहले उस काम का ये देखते हैं कि काम हुआ भी है कि नहीं हुआ है। वेरिफिकेशन होने के बाद टेंडर प्रक्रिया जब शुरू होती है तो जेम के माध्यम से, ऑनलाइन टेंडर है, उसमें देश विदेश से कहीं से भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो प्रक्रिया है वैल्यूएशन की या उसमें पार्टिसिपेट करने की, फिर रेट का, ये सब ऑनलाइन होता है और फेसलेस है। इसमें किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही उनका कोटेशन बिलो हो या लेवल 1 पे आता है, हम उसको अप्लाई करते हैं। चलिए अरुण जी, चर्चा की शुरुआत अब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आपसे करते हैं। और देखिए, यहाँ आप लोग बैठे हैं क्योंकि बड़े अधिकारी हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हाथ खड़े कर लीजिएगा, माइक हम आप तक पहुंचा देंगे। क्योंकि कानून व्यवस्था से जुड़ा आपका कोई सवाल हो या योजनाओं से जुड़ा कोई सवाल हो, आपको लगता है कि यहाँ खामी है, तो सर हम उम्मीद करते हैं कि वो आपकी बातों का जवाब देंगे। अरुण जी, क्योंकि चित्रकूट पर्यटन नगरी, धार्मिक नगरी, और सबसे बड़ा चैलेंज है जो श्रद्धालु आए एक अच्छी छवि लेकर जाएं कि यहाँ भाई सुकून है, अपराधी नहीं है, यहाँ कोई डर नहीं है, चोरी नहीं होती। कितना चैलेंज मानते हैं आप चित्रकूट की कानून व्यवस्था को अपने लिए? देखिए, मैं तो यहीं बगल के जनपद में अपनी हायर एजुकेशन पूरा किया हूँ। चित्रकूट की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो दस्यु समस्या थी, और दस्यु समस्या चित्रकूट के लोग भी मानते हैं कि अब वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। मेरे से पहले बात आपने शुरू की थी मुख्य विकास अधिकारी से विकास की, तो विकास के लिए
एक सुरक्षित वातावरण हो, जहां आदमी अपने को सिक्योर महसूस कर सके, तो वहीं बसता है, वहीं उद्योग लगाता है। जब ये समस्या थी तो यहाँ के लोगों ने भी, जिनके पास इस लायक क्षमता थी कि उद्योग लगा सकें, यहाँ कुछ और कार्य व्यापार कर सकें, तो एक उद्यमी उद्योग लगाता है, लेकिन उसके पीछे चूल्हे पता नहीं कितने घरों में जलते हैं। लेकिन उन्होंने भी यहाँ न कुछ करके कहीं और किया, इस नाते कि यहाँ वो सिक्योर नहीं महसूस कर रहे थे। उस समस्या के उन्मूलन के बाद आप महसूस कर रहे होंगे, बाहर से आने वाले लोग महसूस कर रहे होंगे, यहाँ के लोग महसूस कर रहे होंगे कि श्रद्धालुओं का और पर्यटकों का, मैं दो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, श्रद्धालुओं का और पर्यटकों का आवागमन कई गुना बढ़ा है। मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ कि चूंकि मुझे एक लंबा कार्यकाल यहाँ मिला, मैं 2 साल के बाद अब तीसरे साल में हूँ, तो मैं महसूस करता हूँ कि 2024 की जनवरी में जब मैं आया था तो जितने श्रद्धालुओं का आवागमन, अमावस्या का तो बड़ा मेला होता है, लेकिन उसके बाद सामान्य दिनों में होता था, अब उससे कहीं ज़्यादा होने लगा है। और रामघाट की सीढ़ियों पर तो रात के 11-12 बजे तक अब लोग आराम से टहलते हैं, और कुछ दुकान वाले दुकान भी खोले मिलते हैं, जो अपने आप इस बात का सर्टिफिकेट है। कहा जाता है कि गहनों से लदी एक महिला रात के 12-1 बजे अगर सड़कों पे बेधड़क चले तो माना जाएगा कि कानून व्यवस्था ठीक है। आप चाहें तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आज उस रामघाट पर रात के 10, 11, 12 बजे आप भी नौका विहार करें, वहाँ की छटा का आनंद लें और ये महसूस करें कि कानून व्यवस्था का सर्टिफिकेट वहाँ से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये जोरदार तालियां। देखिए, जब एक एसपी, जिले का एसपी दम भर रहा है कि भाई आप 11 बजे तक सुरक्षित है, आप वहां घूमिए और आनंद लीजिए, तो एक बड़ी उपलब्धि होता है। सर, जमीन की सुरक्षा की आपने बात की, लेकिन आजकल अपराध का स्वरूप भी बदल रहा है, साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है, तो उससे आपकी टीम कैसे निपटने पर काम कर रही प्रश्न है? फिर से रिपीट करें, कुछ सर, क्लियर। देखिए, जमीन की आपने बात बताई, किस तरह से काम हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से मजबूत किया जा रहा है, लेकिन अपराध का आजकल स्वरूप बदल रहा है, साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपकी टीम किस तरह से काम कर रही है? देखिए, जब जिस तरह का कार्य व्यापार समाज में होगा तो अपराधी भी अपनी योजना उसी हिसाब से बनाते हैं। नागाओं के देश में साधु बस के, उनके देश में धोबी बस के क्या करेंगे? जहां लोग दिगंबर हों वहां धोबी की कोई जरूरत नहीं। अब जब डिजिटल हो रहा है सब कुछ, लोगों को लगता है कि तमंचा लेके 10,000 की लूट करने के बजाय मोबाइल के बटन से काम बन सकता है, तो उधर लोग जा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम आपको बताएं कि पुलिस को भी हमारे साइबर में अब डीजी रैंक के एक अफसर तैनात हो गए हैं। पहले साइबर थाने थे ही नहीं, बने तो गौतम बुद्ध नगर में बना, लखनऊ में बना, फिर सारे मंडलों में बने, आज सारे जनपदों में साइबर सेल भी है, साइबर थाना भी है, और थानों में साइबर हेल्प डेस्क भी है। तो चूंकि इस तरह का कार्य व्यापार हमारा बढ़ा है, तो जब हमारा कार्य व्यापार बढ़ा है तो अपराधी भी उस दिशा में जाने की कोशिश करते हैं। हमारी जिम्मेदारी कि हम उन पे नकेल कसें। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जनपद, यद्यपि लिटरेसी रेट में आप देखें तो बहुत नीचे है, लेकिन डिजिटल काम लेन देन लोग करने लगे हैं। हमारे पास भी लोग आते हैं, उनकी वेशभूषा देख के मुझे लगता है ये डिजिटल काम कैसे करते होंगे, लेकिन वो कर रहे हैं, उसमें उनके साथ कहीं धोखा होता है। और लगातार हम लाखों लाख रुपया लोगों का लीन कराते हैं, वापस कराते हैं। और अब तो कानून में भी ये संशोधन होने की बात हो गई है कि 50,000 तक का बिना किसी FIR के कोर्ट वापस करे, इसका प्रयास हो रहा है। दूसरी तरफ इसमें इन्वेस्टिगेशन का पावर पहले डिप्टी SP को था, अपराध बढ़े तो बढ़ा करके इंस्पेक्टर तक हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 6 महीने के भीतर ही शायद ये व्यवस्था हमें मिल जाए कि इसका इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर्स करेंगे, और जब सब इंस्पेक्टर्स करेंगे तो हमारे पास विवेचकों की एक लंबी फौज होगी और उन पे भी हम नकेल कसेंगे। आपके माध्यम से एक चीज और मैं बता दूं, बिल्कुल, इसमें जागरूकता ही बचाव है। बिल्कुल, हम बार बार लोगों से कहते हैं, मेरे इस मोबाइल पे, इन दोनों मोबाइल पे, जब से मोबाइल की दुनिया शुरू हुई है, जितने डॉलर और पाउंड का इनाम आया, जितनी बार आया कि इस लिंक पे संपर्क करें, जितनी बार फोन आया कि आपका नंबर सेलेक्ट हुआ है, आप इस नंबर पे बात करके संपर्क करें, शायद उनको मैंने सब मुझे मिल गया होता तो मैं अरबपति होता।
मुझे इस नौकरी करने की जरूरत नहीं होती। तो लालच बुरी बला है। आपके माध्यम से, यहाँ बैठे लोगों के माध्यम से हम कहेंगे कि जागरूकता ही बचाव है। तो सतर्क रहें, अपनी मेहनत की कमाई पे भरोसा करें। अनावश्यक के लालच में आएंगे तो घर का भी जो धन है वो बाहर चला जाएगा। ये एक बड़ी बात है। डीपी पाल जी, मेरा एक सवाल आपसे, क्योंकि सर ने भी जिक्र किया पर्यटन नगरी, धार्मिक नगरी, और यहाँ बहुत सारे आते हैं। इस शहर के सौंदर्यकरण पर कैसे आप काम कर रहे हैं, और आगे हम क्या देखेंगे योजनाओं के तौर पर कि देखिए ये हमारी बड़ी योजनाएं जिन पर हम काम कर रहे हैं अभी? सौंदर्यीकरण के लिए देखिए, शहर का मेन रोड आपको चौड़ाकरण माने चौड़ा होना जरूरी है। तो अभी ये सोनेपुर और ये लिंक मार्ग जो है मेन रोड आपका है, इस पे हम लोग चौड़ीकरण कर रहे हैं, जो देवांगना घाटी से आगे जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण होगा तो आवागमन अपने आप अच्छा होगा। दूसरे, सड़कों के किनारे नालियों का निर्माण, नालियों निर्माण होने से पानी का माने बहाव होता है और रुकता नहीं है पानी, जिससे न जल जमा होगा और न मच्छर पनपेंगे, तो इससे बीमारियां दूर होती हैं। तीसरा, शहर का अब जो नए चीज़ें बनाई जा रही हैं उसको इस नक्शा पास करके बनाने के लिए कहा जा रहा है। बिना नक्शा पास करके कोई घर न बनाए, ताकि न उसका कोई अतिक्रमण हो और न अतिक्रमण तोड़ने की ज़रूरत हो। विकास के लिए यहाँ पर पहली बार जनपद में बेल की स्थापना हो रही है। बेल आप जानते हैं पब्लिक सेक्टर की यूनिट है, BEL, जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान बनाने के साथ साथ EVM जैसा मेन जो लोकतंत्र का ढांचा वोटिंग का है वो बनाती है। वो इतनी बड़ी यूनिट जनपद में आ रही है और लगभग हम लोगों ने उसको 75 हेक्टेयर ज़मीन दे दी है। आगे आने वालों में दिनों में जब ये बनेगी, पहले बेल का निर्माण होगा, फिर बेल बनाने के बाद वो अपना सामान बनाएगी। इस जनपद के लिए रोजगार का एक बहुत ही बड़ा साधन बनने जा रहा है। सर, धीरे धीरे हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर। देखिए, ये तो विकास की बात हो गई, कानून व्यवस्था की बात हो गई। जब भी कोई बड़े अफसर मिलते हैं तो मैं हमेशा से उनसे सवाल पूछता हूँ कि सर, क्योंकि आप लोग सफल लोग हैं, आप लोगों की जब ये वीडियो जाएगा टीवी पर, आप लाइव हैं, ये लोग आपको सुन रहे हैं, तो एक प्रेरणा मिलती है। IAS आप कैसे बने, एक सपना कैसे साकार हुआ, कितनी मेहनत की आपने? इसके लिए वही है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो कहीं न कहीं से मोटिवेशन मिलता है। हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आने वाला हर बच्चा जब उस समय आता था तब हर गाड़ियों में नीली बत्ती का क्रेज हुआ करता था। तो हम लोग जिधर से निकलते थे, जब कोई अधिकारी निकलते थे बगल से हूटर बजाते हुए, तो सबकी यही इच्छा होती थी काश हम भी इसी गाड़ी में बैठें। वहाँ से प्रेरणा लोग लेकर के चलते थे। बाद में पढ़ाई लिखाई किए, फिर तैयारी किए और धीरे धीरे उस सिलेक्शन के रास्ते में आए। इलाहाबाद बड़ी ही सरस्वती की कृपा है, वहाँ पर सर भी वहीं से शायद पढ़े हैं। और वहाँ आने का मतलब ये होता था, जब गांव से लोग आते थे कि वहाँ जा रहे हैं तो IAS PCS कुछ न कुछ बन जाएंगे। वो पीड़ा आज भी लोगों में काम करती है और 2 लाख से ज़्यादा बच्चे आज भी वहाँ पढ़ाई करते हैं। सर, एक सवाल मेरे मन में आ गया। आपने बताया अपनी IAS की जर्नी की भी जिक्र किया, तो यहाँ पर आजकल ना जो युवा हैं वो इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर भी बनना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शन भी इतना सारा हो गया है। लेकिन एक तरफ जब हम एक IAS अधिकारी को, IPS अधिकारी को देखते हैं तो वो भी बड़ा मोटिवेट करता है। तो आपको क्या लगता है कौन सा क्षेत्र ज़्यादा बेहतर है, युवाओं को किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्योंकि पैसा कमाने का आसान जरिया आजकल ये सोशल मीडिया बनता जा रहा है। नहीं, देखिए, रुचि के अनुसार उसको तय करना चाहिए, ना तो गार्जियन के दबाव में आए या न बाहरी वातावरण से दबाव में आए। अपना अगर उसका रुचि है तो फिर उसको उस फील्ड में उतरना चाहिए, और अगर उसने कदम बढ़ा दिया है तो फिर उसको पीछे नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही मिलता है सब चीज़ें। हाँ, शोहरत को हर जगह दुश्मनी का खतरा, कहीं लोग जल न जाए मशहूर हो न जाना। सर तो शायर भी निकले, बहुत बहुत शुक्रिया। सर सिंह साहब, आपकी जर्नी मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके वक्तव्य और बोलने के अंदाज से तो मुझे ऐसा लगा कि आप तो कहीं राजनीति पार्टी ज्वाइन करते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन IPS बन गए आप। देखिए, जर्नी जैसा CDO साहब ने बताया, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, और मिडिल क्लास फैमिली रोटी दाल की सिक्योरिटी चाहती है। मैं भी गांव के एक किसान परिवार में था। परमात्मा की कृपा है कि पिछले 5-6 पीढ़ियों से शिक्षा विभाग में लोग हैं। जो गांव की पुश्तैनी खेती बाड़ी है वो भी एक अच्छे किसान की जैसी होनी चाहिए वैसे ही होती है।
बावजूद आज की तारीख में मेरे परिवार में ट्रेजरी से पेंशन और वेतन लेने वालों की संख्या 1.5 दर्जन से ज़्यादा है, लेकिन खेती से कहीं मुख नहीं मोड़ा है। तो उसी मिडिल क्लास फैमिली में मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे। उन्हीं के इंटरमीडिएट कॉलेज में बिल्कुल गांव से, जहां जब मैं पढ़ता था तो न तो बिजली थी और न पक्की सड़क थी। परिवार में लोगों ने कई बार इस बात का संघर्ष हुआ कि अरुण को बाहर भेजा जाए पढ़ने के लिए। मेरे पिताजी ने कहा यह अनैतिक होगा, एक आटा चक्की चलाने वाले को दूसरे की आटा चक्की का आटा नहीं खाना चाहिए। अगर मैं प्रिंसिपल हूं तो मेरा बेटा दूसरे स्कूल में पढ़ने नहीं जाना चाहिए। मैंने इंटरमीडिएट तक वहां पढ़ा, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया। जैसा सीडीओ साहब ने कहा कि किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, मैडम ने सवाल किया कि आप बच्चों के सामने तमाम विकल्प हैं। हमारे ज़माने में इतने विकल्प नहीं थे। अगर इंजीनियर बनना है तो आईआईटी रुड़की और एमएनआर 3 परीक्षाएं दे लिया, बहुत हुआ तो कुछ लोग रांची में जो माइनिंग का संस्थान था, इसी तरह से मेडिकल में कुछ मेडिकल कॉलेजेस थे। आज तमाम स्कोप हो गए, तमाम रोजगार के रास्ते खुल गए। तो बच्चों को उड़ान भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अपनी रुचि में जाना चाहिए। बट ये भी है कि फाइनली परमपिता तय करता है कि क्या होता। मैं तो दर्शन का विद्यार्थी हूँ। सब कुछ हमारे एफर्ट पे तो नहीं निर्भर होता, हमारा एफर्ट होता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा। लेकिन उसके बाद भी वो जगत नियंता कुछ चाहता है। मैं यूजीसी का फेलो था, चाहता था कि यही फिलॉसफी पढ़ाने को मिल जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं, लेकिन मेरे मुकद्दर में नहीं था, मेरा दुर्भाग्य था। मैं पुलिसिंग में आया। तो जो आपने कहा कि अपनी रुचि के अनुसार काम करना चाहिए, पुलिसिंग में आने के बाद भी मेरे अंदर का वो टीचर जो बाई बर्थ मुझे मिला है, शायद मेरी रगों में मेरे माता पिता के माध्यम से बह रहा है। तो मैं पुलिसिंग में भी, जनता जनार्दन शायद इसकी गवाह होगी, पुलिसिंग में भी कोशिश करता हूं कि टीचर की तरह से पुलिसिंग की जाए। और मैं मानता हूं कि मैं एक टीचर हूं। एक बार एक प्रिंसिपल साहब से हमारी लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा कि पुलिस और टीचर, ऐसे लगा जैसे छुआछूत हो। अरे मैंने कहा गुरुजी हम हैं टीचर। उन्होंने कहा अरे कैसे मैं मान लूं कि आप टीचर हैं, टीचर और पुलिस। मैंने कहा गुरुजी आपका सौभाग्य है, आप अच्छे विद्यार्थी पढ़ाते हो। हमारा दुर्भाग्य है कि हम बिगड़ैल विद्यार्थी पढ़ाते हैं, जिनको ना माँ बाप पढ़ा पाए, न गुरुजन पढ़ा पाए, न समाज पढ़ा पाया। ऐसे बिगड़ैल विद्यार्थी हमको पढ़ाने को मिलते हैं, लेकिन हम हैं टीचर ही। और तो ये मैं बड़ी पुलिसिंग बात- टीचर की तरह से करता हूँ। और ये देखिए, जोरदार तालियां हमारे इन दोनों मेहमानों के लिए, क्योंकि अब तक इनको आपने पूरा लाव लश्कर गाड़ी एसी दफ्तर ये देखा, लेकिन इनके पीछे की मेहनत क्या रही है, कैसे ये संघर्ष करके यहाँ पहुंचे। ये सफल लोग हैं। अगर इनकी कहानियां जब टीवी पर चलती हैं तो लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं कि एक अफसर कितनी मेहनत करता है और कैसे पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का। आपने अपना अनुभव भी बांटा, आपका रोड मैप क्या है इस जिले को लेकर। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से काम करते रहें और जनता आपको इसी तरीके से प्यार देती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया जेपी। और सर मैं चाहूँगी आप दोनों मंच पर बने रहे और रमेश चंद्रा सर स्टेज पर आए और इन दोनों मान्यवरों को सम्मानित करें। तो तालियां बजती रहनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, चित्रकूट की बात हो रही है, और अभी हमने बहुत सारी जानकारी भी जानने की कोशिश करी कि देखिए किस तरह से आपको साइबर क्राइम से बचना है, किस तरह से अपने बच्चों को जो प्रेरित भी किया जा सकता है। इस मंच से आज बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश की बात तो हो ही रही है, साथ ही साथ जो मैसेज जा रहे हैं वो वाकई हर किसी को प्रेरणा देने वाले हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं।